Hello everyone, my name is Nilesh Shetty. मैं क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड का एसोसिएट फंड मैनेजर हूँ। मैं क्वांटम में पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ एंड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अभी मुझे 16 साल हो गए इक्विटी मार्केट्स में। सो वेलकम एवरीवन एंड होपफुली यू एंजॉय आवर व्यूज। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ गुप्ता। मैं क्वांटम टैक्स सेविंग फंड में एसोसिएट फंड मैनेजर हूँ। क्वांटम में 9 साल व्यतीत कर चुका हूँ और टोटल इक्विटी एक्सपीरियंस मेरा करीबन अब 15 वर्ष का है। और इस प्रेजेंटेशन में जो कि ग्रो के द्वारा आप तक पहुंचेगी, हम बात करेंगे स्टिमुलस पैकेज जो सरकार लेके आई है वो, और इस ऐसे हालात में मार्केट जो गिर गया है तो निवेश करना सही है नहीं है, और बाकी सेक्टर पे क्या व्यू है, बाकी सेक्टर्स कैसे लग रहे हैं, और इस मैक्रो एनवायरनमेंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना सही है नहीं है, उस बारे में मैं और नीलेश आपसे बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस फॉल में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम हमारा व्यू देंगे कि एनवायरनमेंट कैसा है और क्या हो रहा है कोविड रिलेटेड, कोरोना वायरस रिलेटेड। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग सौरभ आपको बताएगा, एंड इन दी एंड एलोकेशन क्या होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, वो भी आपको सौरभ एंड में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन अभी। तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक लैंडस्केप से। जो एनवायरनमेंट था वो किस तरह का था, और इस एनवायरनमेंट में जो वायरस आया उसने किस तरह का इम्पैक्ट किया, उससे स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन जीडीपी तो पहले से काफी वीक था और 25 मार्च को गवर्नमेंट ने बोला कि हम लॉकडाउन करेंगे। अब इंडिया का जीडीपी जो है दिन का $8 बिलियन का होता है। तो अगर आप 60 दिन का लॉकडाउन लीजिए और अगर उसमें 50% का इम्पैक्ट भी लीजिए कि दुकानें बंद है, सब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो करीबन जीडीपी लॉस जो है $240 बिलियन का होता है। तो ये बहुत ही बड़ा होल है जीडीपी में। एंड जो एनवायरनमेंट, आई मीन गवर्नमेंट का काम ये है कि ये इनकम लॉस जो है 240 बिलियन का, इसको कैसे भरे। सो ये जो है वो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट से। और जो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो काफी कुछ हुआ है, आप सीएमआई का डेटा देखेंगे तो 24% एम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक हुआ है। इसमें काफी जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, जो अपना दिन का नॉर्मल दुकान चलाते, फेरी वाले, ये काफी बड़े प्रोपोर्शन में। बट 60 दिन का उनका इनकम चले गया है, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सीन इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट आया है। करीबन 4.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स है जो जिनके पास जो टोटल साइज है, जिनको खाना चाहिए, पैसा चाहिए, जो ट्राई कर रहे हैं अपने गांव फिर से रिटर्न चले जाए। ये अगर रिटर्न चले गए तो जो कंपनीज इन पे डिपेंडेंट थे लेबर के, उनका क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो। तो ये एक अलग एंगल है इसके ऊपर। और हमने जब डेटा एनालिसिस किया तो हमने देखा सिर्फ 5% ऐसी कंपनी है जिनके पास इतना पैसा है कि वो 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव कर पाए। बाकी जो है उनके पास इतना पैसा नहीं, उनको शायद बोरो करना पड़ेगा या शायद बंद हो जाए। तो इसके लिए जॉब क्रिएशन पे काफी बड़ा इम्पैक्ट गिर सकता है। एक जो पॉजिटिव है इस एनवायरनमेंट में, ये है कि रूरल इंडिया जो है काफी लेस इफेक्टेड है। एंड आप राबी का जो हार्वेस्ट देखे, जो अक्टूबर नवंबर सीजन में आता है, काफी बम्पर हार्वेस्ट आया है। एंड अजम्पशन है कि शायद रूरल इंडिया अभी भी काफी अच्छा करेगा, एंड अर्बन इंडिया है जो ज्यादा सफर करेगा इस कोरोना वायरस की वजह से। अभी गवर्नमेंट से क्या आशाएं थी इन दिस एनवायरनमेंट में? एक तो बहुत सिंपल था कि 2 महीने का जो होल है इनकम में, ये किसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो जो अमीर है, ऊपर टॉप 1% है, उनको उतना इम्पैक्ट नहीं करता था। बट जो गरीब है, जो नीचे के बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनका डेली इनकम पे वो सर्वाइव करते हैं, आप समझिए 2 महीने के लिए इनकम नहीं है उनके पास, तो अजम्पशन था कि उनके हाथ में गवर्नमेंट पैसा देगा। तो ये बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशन था कि डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट। सेकेंड था जो इंडस्ट्री है उनको कुछ सपोर्ट करे कि काफी इंडस्ट्री जो बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट हो गए, एयरलाइन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सटेंड करेगा, शायद डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में या शायद कंसेशनल लोन के रूप में। दैट वाज एक्सपेक्टेशन। एंड एक जो है, तो टिपिकली क्या होता है जब डिमांड गिर जाता है तो गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन कंटेन करने के लिए। तो वो एक एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट पॉलिसी वो करेगी।
And second, and one other thing expected was that it would substantially expand government spending, like I said, to decrease to counter private spending. And fiscal and monetary measures जो expected थे demand boost करने के लिए शायद वो करेगा. It could be in the nature of GST cuts. Monetary measures तो काफी announce किए, but fiscal measures में काफी expectation थी government. तो देखते गवर्नमेंट ने कहाँ पे स्पेंड किया. सो ये जो एक्सपेक्टेशन मैंने बताया तो कहाँ पे स्पेंड किया. सो जो नंबर वन एक्सपेक्टेशन था पुअर और माइग्रेंट पे, जो 21 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया, वो 21 लाख करोड़ में से सिर्फ 6% जो है पुअर और माइग्रेंट्स पे गया. बाकी जो है एमएसएमई पे थोड़ा हुआ है, एग्री पे हुआ है, बट बहुत सारे मेजर्स जो है ये लिक्विडिटी एनहांसिंग मेजर्स है कि आप लोन लीजिए और 3 महीने के लिए मोरेटोरियम नहीं दीजिए, आप लोन लीजिए और या 12 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट भरना नहीं है. तो लोन एक्सटेंशन काफी किया है गवर्नमेंट ने, बट बिकॉज पीपल आर वेरी वेरी सप्रेस्ड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इनकम अर्निंग एबिलिटी, इसमें से कितना एंड लोगों के पास जाएगा, दैट इज अ हाई वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. सो अब गवर्नमेंट स्टिमुलस की बात कीजिए तो गवर्नमेंट के बजट से करीबन सिर्फ 9% जा रहा है, एंड 91% जो है गवर्नमेंट के बजट से नहीं जा रहा है. सो आरबीआई या बैंक की तरफ से पैसा जा रहा है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज इन द नेचर ऑफ लोन. आप लोन ले लीजिए, आपका जो भी इनकम गैप है, आप इनकम तो कमा नहीं रहे, बट अभी टेम्पररी लोन लेके आप सर्वाइव कीजिए, which was not what was expected of this government, which is what the market did not like. सो आप ब्रेकअप अगर देखेंगे गवर्नमेंट पैकेज का, तो करीबन ऑलमोस्ट 80% जो है आउट ऑफ 10.4% ऑफ जीडीपी जो 21 लाख करोड़ स्पेंड होता है, लिक्विडिटी बूस्ट जो है वो 8.19% है, तो करीबन 80% वहीं पे चलेगा. इनकम जो है डायरेक्टली इन हैंड्स ऑफ पीपल इज जस्ट 0.68% ऑफ जीडीपी. काफी स्मॉल अमाउंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में जा रहा है, एंड ट्रांसफर इज काइंड जो फूड फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सम अदर मेजर्स दैट दे हैव टेकन, वो 0.48%. तो आप जस्ट ओवर 1% इज डायरेक्ट ट्रांसफर टू द पीपल. स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट डेवलपमेंट. majority of it is in the nature of liquidity boost. तो अब अगर जीडीपी की हालत देखें इस कंट्री की, तो वैसे ही काफी पुअर है. गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो पहले ही लोग बोल रहे हैं कि शायद एक्चुअल जीडीपी इनसे कम है, क्योंकि नए जो सीरीज है उसमें जो नंबर आ रहे हैं, और आप जब ग्राउंड लेवल डेटा देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये इन आंकड़ों से काफी कम था. तो अजम्पशन था कि अगर गवर्नमेंट 5% बोल रही है तो रियल जीडीपी ग्रोथ शायद 3% होगा. और हमारा फियर ये है कि क्योंकि स्टिमुलस इतना वीक रहा है एंड डिमांड बहुत तेजी से गिर रहा है इकोनॉमी में, तो ये नंबर बहुत ही तेजी से गिरेगा, एंड रिवाइवल में काफी टाइम लग सकता है. यू कैन अज्यूम 12 to 18 months लग जाएगा इकोनॉमी रिवाइव होने को. एंड उसके आगे भी गवर्नमेंट पॉलिसी देखना पड़ेगा कि आप आगे स्टिमुलस करते हैं या नहीं, क्योंकि करंट स्टिमुलस काफी इनएडिक्वेट रहा है, बहुत कम अमाउंट में दिया है. सो गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस रहा है, आप की वेरिएबल्स पे अगर आप देखेंगे तो क्या ये डिमांड बढ़ाता है, तो हमारा व्यू है कि नहीं, बहुत कम इम्पैक्ट है डिमांड पे. तो डिमांड एक तो काफी गिर चुका है, एंड शायद काफी टाइम लगेगा रिकवर होने को. गवर्नमेंट स्टिमुलस का इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है. क्या ये कंपनीज को स्टिमुलेट करेगा और कैपेसिटी लगाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पॉलिसी में कि गवर्नमेंट ज्यादा कैपेक्स करे. एंड क्या कॉर्पोरेट अर्निंग जो इतने लास्ट 4-5 साल से ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट गिरेगा? क्या कॉर्पोरेट अर्निंग जोर से रिवाइव होगा? हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट के कोई भी मेजर से इतना रिवाइव होगा. इनफैक्ट इट माइट बी अ वेरी स्लो रिवाइवल नाउ. जो अगर 9 से 12 महीने में रिवाइव हो सकता था, अभी शायद 12 महीने के बाद ही ग्रेजुअली रिवाइव होगा. एंड आप अगर कंसेंसस नंबर्स देखें, कंसेंसस मतलब जो बाकी एनालिस्ट लोग के एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे काफी कटौती आ सकती है, क्योंकि अभी भी नंबर जो हमें दिखते हैं काफी ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं. जिस तरह से एनवायरनमेंट आ रहा है जॉब लॉसेस का, मोस्ट कंपनीज के रेवेन्यू नंबर्स काफी जोर से गिर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकते हैं, एंड एनालिस्ट एस्टिमेट्स कट हो सकते हैं फॉर कंपनीज. तो अभी मैं सौरभ को हैंड ओवर करूंगा, जो आपको इम्पैक्ट ऑन इक्विटी मार्केट्स बताएंगे. सौरभ प्लीज. धन्यवाद नीलेश. स्लाइड को आप अगर नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेट से. जैसा कि नीलेश ने आपको बताया कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, इंडिया की जो ग्रोथ की जो एनवायरनमेंट है, इवन कोविड से पहले भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी. और अगर आप ये चार्ट को देखें, ये सेंसेक्स के अर्निंग्स को दर्शाता है. सेंसेक्स का अर्निंग मतलब सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिट अर्निंग्स कैसी रही है या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है उसको दर्शाता है. तो अगर आप 2016 से देखें, लाइट बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हैं वो सेंसेक्स का लेवल दर्शाता है. तो अब ये पहला ग्रीन लाइन जिसमें FY16 लिखा है, तो 2014 में
जो एनालिस्ट कम्युनिटी है, जिसको हम सेल साइड ब्रोकरेज बोलते हैं, जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स में अर्निंग्स कैसे होंगे, उन्होंने 2014 में जब इलेक्शंस में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, तब लगा था कि करीबन 1800 रुपए के आसपास का अर्निंग्स हो जाएगा और ग्रोथ अच्छी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट आया है। लेकिन अगर आप देखें कि 2014 से 2016 तक वो आंकड़ा, जो ग्रीन लाइन जो नीचे जा रही है, 2016 आते आते वो एक्चुअल आया 1400 रुपीज। यही कहानी उसके नेक्स्ट वाली जो है, आप ब्राउन लाइन को देखें, FY16 में उम्मीदें थी 2200 रुपए के अर्निंग्स की, अर्निंग्स आए 1400 रुपए। उसके बाद अगले साल भी वही कहानी है, जहां पे उम्मीदें थी 2400 रुपए की, आई करीबन 1400, 1450 या 1500 के आसपास। तो ये कहानी दोहराई जा रही है लास्ट 5-6 साल से। और अब ये कोविड आने के बाद तो अब ये नेगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी, जो कि आप फैग एंड में देख रहे हैं। FY22 की अर्निंग्स बहुत जोर से घटेंगी। जैसा कि नीलेश ने बताया कि 2 महीने तक लॉकडाउन रहा है, कंपनियां धीरे धीरे जो संभल कंपनियां थी, जिनके पास कैश है, जो सरवाइव कर पाएंगी, वो धीरे धीरे ट्रैक्शन आएगा। डिमांड के लिए गवर्नमेंट ने कोई बूस्ट दिया नहीं है, तो तकलीफ रहने वाली है। छोटी मझोली कंपनियों को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है और गरीब इंडिविजुअल्स को भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अर्निंग ग्रोथ में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय लास्ट 4-5 साल में, और अब तो काफी स्टीप कट आएगा। नीलेश अगले स्लाइड पर ले जाएं प्लीज। ये है पी मल्टीपल। बाय पी मल्टीपल सेंसेक्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, जो कि मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूं। तो ये एक चीज है जो कि कंफर्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखें सेंसेक्स का पी मल्टीपल उसके एवरेज से नीचे जा चुका है, और ये 2016 के बाद पहली बार हो रहा है। आप देखें 2016 में कोई एवरेज से नीचे गया था करीबन 18 के आसपास, और उसके बाद ये ऊपर चला गया था। और अब कोविड की वजह से जो शार्प कट आया है, उसमें पी मल्टीपल्स कम हो गए हैं। इसका मतलब सेंसेक्स थोड़ा सस्ता हो गया है। हम ये मानते हैं कि अर्निंग्स भी कट होंगी, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली आया है मार्केट में इस फॉल के बाद। तो हमने सोचा कि आपको हम ओवर द लास्ट 2 मंथ्स हम काफी कंपनियों से बात कर रहे हैं। हमारी पूरी इक्विटी टीम बिजनेस एक्सपर्ट से बात कर रही है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रही है, कंपनी पोर्टफोलियो, नॉन पोर्टफोलियो कंपनी से हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी लग रही है जमीन पे, जमीनी हकीकत क्या है। तो हमें लगा हम आपके साथ शेयर करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स कैसे लग रहे हैं। तो इसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अर्थात वो चीजें, कंपनियां वो चीजें बनाती हैं जो कि अगर आप लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहे हैं, आपको लगता है अर्निंग्स थोड़ी बेटर होगी, तब आप उन चीजों पे खर्चा करते हैं। जैसे आप एक छोटे फ्रिज से डबल डोर फ्रिज खरीद पे मूव करना चाहते हैं, या आप एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, या फिर आप एक वेकेशन लेना चाहते हैं। ऐसे खर्चे जो कि नॉर्मल जिंदगी, डे टू डे जिंदगी में आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप करेंगे। ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता बहुत लोग होंगे जो ऐसा खर्चा करने की हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि सभी लोग अनसर्टेन हैं अपनी नौकरियों पे, अपने बिजनेसेस पे। या तो सैलरी कट हो रही है या जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेसेस भी थोड़े वीक हो गए हैं। तो ऐसी कंपनियां जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट लग रहा है नियर टर्म में और मीडियम टर्म में भी। डिमांड के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये पेन थोड़ा लंबा भी चल सकता है। हाँ, रूरल फोकस्ड कंपनी, जैसे कि नीलेश ने बताया था कि रूरल एक सिल्वर लाइनिंग है, तो रूरल फोकस्ड डिस्क्रिशनरी कंपनी जो कि रूरल मार्केट को केटर करती हैं, वहां पे थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो वो कंपनियां जो आपके लिए शैम्पू, तेल, साबुन इत्यादि वगैरह बनाती हैं, वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन कम होगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम घट भी रही है तो भी इन चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे। लेकिन होगा क्या कि आप महंगे से सस्ते पे आ जाएंगे, आप डव से लाइफ बॉय पे शायद आ जाएं, तो उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट होगा इन कंपनियों का, लेकिन डिमांड वीकनेस थोड़ी कम होगी। एनर्जी की हम बात करें तो क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन था, प्लेन नहीं चल रहे, ट्रेन नहीं चल रहे, आप गाड़ी लेके बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी बाइक से कहीं नहीं जा रहे, तो फिर डेफिनेटली पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी जोर से गिर गया है। फ्यूल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में गिरे हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ना किसी एंड यूजर को होने वाला है, ना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट की फंड रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो टैक्स बढ़ा के उसका सारा फायदा गवर्नमेंट ले जाएगी, तो एंड यूजर तक या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी तक कुछ पहुंचेगा नहीं। हाँ, लेकिन कंपनियां जो तेल बनाती हैं, जो तेल जमीन से निकालती हैं, या ऑफशोर कंपनी जिनको बोलते हैं, ऑफशोर ऑयल कंपनीज, उनको नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए, तो उनके कैश फ्लो पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। फाइनेंशियल्स के लिए, जैसा कि नीलेश ने मैक्रो प्रेजेंटेशन में बताया कि लिक्विडिटी पे गवर्नमेंट ने काफी काम किया है।
तो चीजें थोड़ी संभल जाएंगी लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से कि भाई किसी बैंक को या एनबीएफसी को अगर पैसा चाहिए तो शायद उसे मिल जाए, लेकिन लोगों की लोन सर्विसिंग कैपेबिलिटी बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो अभी 3 महीने का मोरेटोरियम है, वो मोरेटोरियम खत्म होते ही हमें लगता है कि एनपीए में बड़ा स्पाइक आएगा। लोगों की एबिलिटी टू सर्विस देयर लोन्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड वेरी वेरी सीवियरली। और कोविड से पहले ऐसा हो रहा था कि सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में थोड़ी समस्या थी एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, लेकिन अब ये समस्या रिटेल लेवल पे भी फैलेगी। हेल्थ केयर रिलेटिवली इम्यून है क्योंकि ये कुछ ऐसी दवाइयां वगैरह ऐसी चीजें जहां पर इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। तो हुआ क्या कि रिलेटिव बेसिस पे अगर आप प्री कोविड देखें तो ये करीबन मिड सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही थी ये कंपनियां, लेकिन अब क्या हुआ, बाकी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ पे आ गई तो ये मिड सिंगल डिजिट भी अच्छा लगने लग गया। तो इसलिए आपने लास्ट 1-2 महीने में देखा कि सेक्टर फैंसी की वजह से ये स्टॉक्स में थोड़ी बढ़त महसूस की गई है, लेकिन ये लार्जली अनइफेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अर्निंग ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है, पर बाकियों के मुकाबले अर्निंग थोड़ी ज्यादा स्टेबल है। अब इंडस्ट्रियल्स की बात करें, और नीलेश जैसे हमें बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जहां पे कंपनियां नया प्लांट लगाएं, नई मशीनरी लगाएं, और इंडस्ट्रियल वैसा सेक्टर है जो उन चीजों से उनको फायदा होता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी गिर चुका है, कंपनियों में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पे कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्री नया प्लांट लगाने की सोचेगी नहीं। तो केपेक्स रिवाइवल जो कि हम 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो अगले 2 साल में भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। मटेरियल्स जिसकी हम बात करें तो मटेरियल्स का मतलब सीमेंट, पेंट इत्यादि, रियल एस्टेट और इंफ्रा को सर्विस करते हैं, जो दोनों ही सेक्टर को थोड़ा हर्ट होने वाला है ये इकोनॉमिक स्लोडाउन से। बट यहाँ पे फायदा ये है कि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं इन कंपनियों के, जैसे कि सीमेंट को पेटकोक की जरूरत पड़ती है या फिर बहुत सारा उसका फ्रीट कॉस्ट होता है, वहां पे शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाए। पेंट का बहुत सारा जो इनपुट होता है वो क्रूड डेरिवेटिव होता है, तो क्रूड के प्राइस गिरने से उसको फायदा हो जाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद कम गिरे, लेकिन रेवेन्यू पे प्रेशर बना रहेगा। रियल एस्टेट शुरू 3 साल से समस्याओं से घिरा हुआ है, अभी भी लग रहा है कि समस्याएं निकलेंगी नहीं और खराब होंगी, क्योंकि जो डेवलपर्स वीक हैं उनको किसी तरह से एनबीएफसी से सपोर्ट मिल रहा था अभी तक, लेकिन वो सपोर्ट भी अब नहीं मिलेगा। प्राइस करेक्शन की पूरी उम्मीद है हमें, और कुछ डेवलपर्स हमें लगता है और भी समस्या में आएंगे और बैंक्रप्सी भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया स्पेसिफिक रिस्क से इम्यून है, लेकिन ये कोविड की जो समस्या है वो ग्लोबल समस्या है, तो डिमांड में डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा नियर टर्म। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ज्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे मूव कर रही हैं और उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर पड़ रहा है, तो नियर टर्म के लिए तो नहीं, पर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट और उनका जो टेक्नोलॉजी पे खर्चा है वो बढ़ेगा बड़ी कंपनियों का, और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी को मीडियम से लॉन्ग टर्म में शायद फायदा मिले। बैलेंस शीट्स इन कंपनियों की अच्छी हैं तो इस डाउन साइकिल को शायद अच्छे से सर्वाइव कर जाएं। यूटिलिटीज आर, जैसे कि बिजली की कंपनी हो गई या जैसे और बिजली सप्लाई की कंपनी हो गई या पावर जनरेटर्स हो गए, इनकी क्या फिक्स्ड आरओई बिजनेस होते हैं, रेगुलेटेड रिटर्न बिजनेस है, इनको समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो स्टिमुलस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक उनको कुछ शेयर देना पड़ेगा अपनी रिबेट्स का पावर डिस्कॉम को, स्टेट पावर यूटिलिटीज को, क्योंकि उनको तो काफी नुकसान हो रहा है। तो उसकी वजह से इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी में यूटिलिटीज में इंपैक्ट आएगा। टेलीकॉम एक सेक्टर है जो कि मार्जिनली पॉजिटिव है इस माहौल में, क्योंकि सब लोग घर पर हैं, डेटा यूजेज बढ़ गया है, कंपटीशन कम हो गया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनके आरपू भी बढ़ेंगे और नंबर्स थोड़े बेटर लगेंगे कंपेयर टू अदर कंपनीज। ऐसे माहौल में हमने हमारे पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और हमने क्या किया है कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो सारी कंपनियों का सरवाइव करना जरूरी है। तो हमने क्लियरली सबसे पहले ये टेस्ट किया कि हमारी कंपनियां जो हमारे पोर्टफोलियो में, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैसी है, क्या वो डाउन साइकिल को सरवाइव कर सकते हैं, आइदर बैलेंस शीट कैश के थ्रू या फिर स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के थ्रू। तो सारी कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो की ऐसी हैं जो हमें लगता है डाउन साइकिल में सरवाइव कर जाएंगी। मार्च के फॉल की वजह से हम लोग वैल्यू मैनेजर्स हैं, हम लोग चीजों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदते हैं, जो कि लास्ट 2-3 साल में हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन लास्ट 3 महीने में हमें कुछ अच्छी कंपनियां, मार्केट लीडर्स जो हैं वो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट भी इंप्रूव हुआ है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो हमारा इंप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो स्टॉक्स पोस्ट कोविड एरा में हमें लगता है और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वीक हैंड्स जिनकी बैलेंस शीट में कैश नहीं है, जो कि और समस्याओं से घिरेंगे, वो फेल होंगी। तो कंपनियां जो सरवाइव करेंगी वो अपने आप ही स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएंगी।
तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स शुड इमर्ज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दैट. नेट अगर हम आपको सजेस्ट करें कि 12 to 18 मंथ्स हमें टफ लगते हैं कंपनियों के लिए, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे भी होगा, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं. जैसे हमने वो सेंसेक्स का पी चार्ट दिखाया था, तो आपका एलोकेशन टू इक्विटी ऐसे समय पे इंक्रीज होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि मेंटली एक टफ चीज है, लेकिन ऐसा ही एक माहौल होता है जहां पे आपको अच्छे वैल्यू पे अच्छे स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज आप क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो सवाल यह है कि बाय खरीदें या रुके. तो हम कुछ एग्जांपल लेके आते हैं. सार्स 2003 में हुआ था, मार्केट्स 35-40% गिर गए थे. जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मार्केट अगेन उतनी ही तेजी से बढ़ गए. तो उस मौके का जिसने फायदा उठाया उसने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया इक्विटी में. कोविड-19 हमें पता नहीं वायरस कब खत्म होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इक्विटी के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं. सिमिलरली मार्च, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये तो राइट ऑफ हो गया है. हमारी जो कंपनी जो लेवल्स ऑफ जीडीपी है, शायद ये 2 साल पीछे चले जाए. लेकिन 2022 में क्या रिकवरी होगी? अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई बहुत अलग सा स्टेप ले ले डीमो जैसा, हमें लगता है रिकवरी हो जाएगी और वापस कंपनियां, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी. नियर टर्म में 20% मार्केट गिर सकता है, फ्लैट भी हो सकता है. आपकी एसआईपी अगर चल रही हैं, आप उनमें एसआईपी जारी रखिए आफ्टर यू हैव योर सेफ मनी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बाय सेफ मनी हम हमेशा कहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में कि आपके पास 6 महीने की लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए. लेकिन ऐसे माहौल में जहां की इतनी अनसर्टेनिटी है, आपके पास 12 मंथ्स की लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप इक्विटी या किसी और एसेट क्लास में मत डालिए. आपको जरूरत पड़े तो पैसा मिलना चाहिए, तो या तो आप उसको बैंक अकाउंट में डालिए या फिर एक लिक्विड फंड में, जैसे क्वांटम का लिक्विड फंड है. 80% एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड एक वैल्यू फंड है. अगर आप स्टाइल रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसमें 20% रखिए, और बाकी आप इक्विटी एफओएफ में डाल सकते हैं, जो कि एक बास्केट ऑफ फंड्स है जो मिड कैप, स्मॉल कैप, ग्रोथ टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है. और चाहे कितना भी आपको अजीब लगे, लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लगता है 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म एलोकेशन शुड गो इनटू गोल्ड सेविंग्स फंड. धन्यवाद. ये हमारा अप्रोच था. होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी. धन्यवाद. या जैसा हमने बताया कि अगले 12 महीने शायद टफ होंगे, बट क्योंकि वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए, तो इन्वेस्टर्स को अगर आप लॉन्ग टर्म एलोकेशन करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा टाइम है. जैसे सौरभ ने बताया, ये डिफिकल्ट है इंटुइटिवली कि गिरते मार्केट में अगर मैं पैसे लगाऊं तो और शायद मार्केट गिरेगा. तो आप अगर और गिर जाए तो उसको इग्नोर कीजिए, बट क्योंकि अभी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, उसका एडवांटेज दीजिए. मेरे ख्याल से 3 से 5 साल का व्यू अगर आप रखें तो आप ग्लैड होंगे. और हिस्ट्री भी यही दिखाता है, जब भी बड़ा क्रैश हुआ है, जिन्होंने तभी एक्ट किया है और एलोकेट किया है 3 से 5 साल के व्यू से, तो उनका काफी अच्छा रिटर्न हुआ है. तो हम आशा करते हैं कि आप एलोकेट करेंगे, आप हिचकिचाएंगे नहीं, और आपका जो एसआईपी है उसको डेफिनेटली कंटिन्यू रखें, क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे नीचे आते जाता है जिस तरह से मार्केट लेवल्स गिरते जाते हैं, और आपके यूनिट जो है बढ़ते जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो कभी जब भी मार्केट गिरता है, आपके एसआईपी बंद मत कीजिए. हमें आशा है कि आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा. शुक्रिया. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.